मतलब दिस इज डिफेंडेंट अपील मतलब यस। मतलब इसमें 3-4 राउंड ये केस हाई कोर्ट तक वो एक बार आके वापस जा चुका है। इसमें ट्रायल कोर्ट में पहले डिक्री प्लेंटिफ के फेवर में हुई, अपील हुई, अपील कोर्ट में रिमांड हुआ मैटर, फिर ट्रायल में ट्रायल कोर्ट ने डिक्री पारित की, फिर अपील हुई, अपील में फिर केस डिफेंडेंट के फेवर में गया, उसके अगेंस्ट में प्लेंटिफ हाई कोर्ट आया। हाई कोर्ट ने पाया कि चूंकि वो एक्स पार्टी ऑर्डर था प्लेट कोर्ट का, तो उसको रिमांड करके फ्रेश ऑर्डर के लिए ऑर्डर हुआ, तो फिर उसमें अभी इनके फेवर में हो गया है। तो एज ऑन टुडे देयर इज कंकरेंट फाइंडिंग माय लॉर्ड, लेकिन 2 बार हमारे फेवर में भी है अपीलेट कोर्ट के द्वारा। और जो इसमें इशू है माय लॉर्ड वो ये है कि जो प्लेंटिफ है वो जब माइनर थी, तो उसका कहना है कि वो मैं माइनर में एज पर प्लेंट अपने माँ के थ्रू ओनर के फादर से ये प्रॉपर्टी 75 रुपए में ओरल एग्रीमेंट के तहत परचेज करी थी। इसमें जब वो गवाही देने आती तो बोलती मैं परचेज करी थी, माँ को हटा दी उसने अपने प्लेंट। मतलब आप कौन हो? हम परचेजर है, हमने ओरिजिनल जो ओनर था उससे 84 में परचेज किया है। हाँ। 94 में जब हम अपना उसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, हाँ। तो कंस्ट्रक्शन पे उसने विवाद किया, हाँ। और विवाद होने के बाद में ये सिविल सूट फाइल किया। हाँ। और दूसरी तरफ एक तरफ ये सिविल सूट फाइल कर दी, हाँ। दूसरी तरफ उसने पट्टे के लिए अप्लाई कर दिया एसडीएम के यहाँ, हाँ। और उसके फेवर में पट्टा पारित किया गया माय लॉर्ड। हाँ। तो ये 2 नाव में सवार होके चल रहे हैं माय लॉर्ड। एक तरफ बोलते हैं कि आई एम दी परचेजर एंड टाइटल होल्डर, हाँ। और सेकंड तरफ ये बोलते हैं कि हमको पट्टा दे दिया जाए इस भूमि का, और ये एडमिट कर रहे हैं आफ्टर फाइलिंग ऑफ दिस सिविल सूट मैंने पट्टा अप्लाई किया था। ये एक तो पहला इशू हो गया। मैं अभी अपील में क्वेश्चन अपना क्या बताएंगे आप? मैं whether the sale transaction between the plaintiff and Kamraj is permissible under section 10 and 11 of the Contract Act 10, 11 and 19। क्यों? क्योंकि माय लॉर्ड जो कामराज है वो गार्जियन था गोविंद का, जो ओरिजिनल ओनर है इसका। हाँ। और दूसरा जो परचेस करने वाली गागरी है वो खुद माइनर थी। हाँ। तो वेदर दिस इज परमिसिबल अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि सेल एग्रीमेंट जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत गवर्न होगा। हाँ। और ओरल एग्रीमेंट है 75 रुपए का, हाँ। जिसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ। और बोलती है मेरी उम्र 16 साल थी और मैंने परचेस किया है। हाँ। ये तो पॉसिबल ही नहीं है माय लॉर्ड। क्यों नहीं है? नहीं माय लॉर्ड, सेक्शन 19 में माय लॉर्ड वो माइनर कैन नॉट डायरेक्टली कैन नॉट परचेस, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता माइनर माय लॉर्ड। सेक्शन 10, 11 एंड 19 में कहाँ पे आया है बताइए माय लॉर्ड? एविडेंस में माय लॉर्ड। माय लॉर्ड प्लेंटिफ इज PW1 माय लॉर्ड। पानी ये निकालना। What was the order of the trial court? जो PW2 है उसने ये बोला है कि उसने माँ के थ्रू खरीदा था, जबकि प्लेंटिफ खुद बोलती मैं डायरेक्ट खरीदी थी, तो उसको रिलाई कर रहे हैं जो विटनेस है। No. What is the finding of the trial court on issue number 1? My lord. प्लेंटिफ कौन थी? गागरी बाई है ना माय लॉर्ड। अब ये इशू नंबर 3 जो डिसाइड किया कोर्ट ने, क्या वादनी ने मध्य प्रदेश, चलिए हम सारी बातों को छोड़ देते हैं,
जी क्या वादनी ने मध्य प्रदेश वाद स्थल दखल भूमि स्वाम्य अधिकारिता प्रदान किए जाना अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त पट्टे के आधार पर वाद भूमि को वसत, तो क्या ये पट्टा प्राप्त कर ली है, क्या ये सही है कि नहीं? मतलब सवाल ये है कि प्राइवेट लैंड है, मतलब दो चीज़ें उसमें। प्राइवेट लैंड किसकी है ये गोविंद राम की थी जिससे मैंने परचेस किया है। हाँ। ये अनडिस्प्यूटेड है माय लॉर्ड। क्या ये तो और दूसरा चीज, ये सिविल सूट फाइल होने के बाद इसने इसको पट्टे के लिए अप्लाई किया है। नहीं, सिविल सूट के बाद पट्टे के रूप में प्राप्त किया, बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो ये पट्टा, आपने इस पट्टे को कभी चैलेंज किया क्या गोविंद ने? माय लॉर्ड सिविल सूट ऑलरेडी पेंडिंग है। उसमें आपने काउंटर क्लेम लगा के इस पट्टे को चैलेंज किया? ये जमीन पट्टे को सरकार ने कैसे दे दी इनको? यस सर, इसमें दो चीजें थी। एक हाँ। तो जब के गोविंद राम ने को जानकारी हुई, हाँ। बालिग हुआ 65 में, ये 5 साल का था। हाँ। 78 में ये 18 साल का हुआ। तो हाँ। जब इनको जानकारी हो गई थी कि हाँ। जमीन को इन्होंने खरीदा है करके, तो इन्होंने कोई आपत्ति नहीं की, कोई क्लेम नहीं की। ये जब गया कब 1985 में ये बात शुरू हुआ। हाँ। इन्होंने क्या किया, के गोविंद राम ने अब्दुल रहमान को बेच दिया। हाँ। तो ये डिस्प्यूट के गोविंद राम कहीं नहीं आया, हाँ। अब्दुल रहमान भी बात कर रहा है। हाँ। भाई जब हमारा विवाद है, जैसे हमने खरीदा था, हाँ। उनके पिताजी से खरीदा था, पिताजी ने हमको कब्जा दे दिया, हम उस पर काबिज हो गए। कब? 1965 से। हाँ। 1965 में ये 5 साल का था। चल उस समय माइनर था सर। प्रॉपर्टी किसके नाम पे थी? ये प्रॉपर्टी पहले के कामराज की थी, के कामराज? गोविंद राम के नाम पे खरीदा था। एक माइनर मिनट, ओरिजिनल प्रॉपर्टी किसके नाम पे थी? के कामराज की थी। एक भाई परचेस किसके नाम हुई वो बताइए। पहले प्रॉपर्टी किसके नाम से, हमको पूछ रहे हैं। के गोविंद राम की प्रॉपर्टी थी, नाबालिग था उस समय। हाँ ठीक। तो उसके पिताजी ने उसको बिक्री किया था। बिक्री करने के बाद, ये बिक्री के समय ये 5 साल का एज का था। तो इसके पिताजी ने एक संरक्षक उसको बेचा था। ये इसमें वाद प्रश्न में आया है सर। संरक्षक के रूप में इन्होंने बेच दिया। तो ये 18 साल होने के बाद 3 साल के अंदर इनको वाद लाना था सर कि इन्होंने वो काम तो किया नहीं ना, वहाँ पे कहीं पे आपत्ति दर्ज की। 1985 में इन्होंने अब्दुल रहमान को बेच दिया, वही प्रॉपर्टी को, उसी प्रॉपर्टी को। तब ये वहाँ पे वाद उत्पन्न हुआ सर। और यहाँ पे के गोविंद राम नहीं आ रहा है, यहाँ पे अब्दुल रहमान आ रहा है। अपील में जो भी है अब्दुल रहमान ने किया है। इनको ये तो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है माय लॉर्ड कि इन्होंने ओरिजिनल ओनर को पार्टी नहीं बनाया अपने सिविल सूट में। गोविंद राम इज दी ओरिजिनल ओनर। हाँ। और उसको ही इन्होंने पार्टी नहीं बनाया। ये मेरा क्वेश्चन ऑफ लॉ है। ये भी एक और इसमें ओरिजिनल सूट में जो था पहला, सबसे पहले कब डिसाइड हुआ था सूट? यही सूट फाइल हुआ है 94 में। 94 में है ना? 99 में डिसाइड हुआ जी, है ना? अब्दुल रहमान माय लॉर्ड भाई, इनकी ये बिल्कुल ठीक किया। इनके से जिससे डिस्प्यूट होगा उसी से डिस्प्यूट करेगा ये। माय लॉर्ड हुआ ये कि ये अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है कि जो इस गागरी बाई की माँ थी, ये कामराज के यहाँ काम करती थी। अरे उससे मतलब नहीं, यही डिस्प्यूटेड है माय लॉर्ड। इसको ये थोड़ा सा प्लीडिंग में है कि ये चीजें? हाँ प्लीडिंग है। कहाँ पे लिखा है आपने बताओ जी, ये तो इसके एविडेंस में भी है। नहीं एविडेंस नहीं, एविडेंस मैं जब प्लेंट में पढ़ूंगा जब तक प्लीडिंग से नहीं लिखा हो। माय लॉर्ड प्लीडिंग की बात करो पहले आप। सिविल सूट से देख रहे हैं हम। माय लॉर्ड रिट होता तो सब कुछ कर देते हैं। माय लॉर्ड सर इसमें एक चीज़ और आया है सर। जब अपन ने पट्टे के लिए अप्लाई किया था, अब्दुल रहमान वहाँ पे गया है, एसडीओ के ऑफिस में खड़े होके इन्होंने बयान भी दिया है। उसके बाद 1980 में हमको पट्टा प्राप्त हुआ। वहाँ पे भी नहीं, इन्होंने कभी उस पट्टे को भी चैलेंज नहीं किया, जैसे कि आपने पहले कहा।
1994 में हुआ है पट्टा। अरे भाई आप उसको तो प्रश्न को तो हमारे जवाब दो। जी मतलब ये प्लीडिंग में प्लेंट में नहीं है लेकिन एविडेंस में। अरे भाई प्लीडिंग की भी हम कैसे पढ़ेंगे, आप कुछ भी मत बोला करो। नहीं मतलब ये प्लेंटिव हम नहीं पढ़ते, हम सब प्लीडिंग में जो लिखा रहता है वही पढ़ते हैं। प्लीडिंग तो प्लेंटिव ने छुपाया ना वो बात को लेकर, वो उसको छिपाया तो आपको काउंटर क्लेम करना था ना। मतलब ये उसके एविडेंस में है। एविडेंस वगैरह नहीं, आप प्लीडिंग हम नहीं पढ़ते उस एविडेंस को, जो अभी वचन में नहीं है उसको हम साक्ष्य को पढ़ते ही नहीं। हम तो उस स्कूल से स्टूडेंट है। नहीं तो वो हमारे उसमें है WS में है। WS में कहाँ लिखा है आपने, बताइए, बता दीजिए। वही तो बोले कहीं तो लिखा होना चाहिए। मतलब ये है 4B। रिप्लाई का 4B मतलब यह कि वादनी के गोविंद राव के यहाँ मजदूरी करती थी, इसलिए गोविंद राव ने कुछ जमीन दिया जिसमें वादनी कच्चा झोपड़ी बनाकर रहती थी। यह कि विक्रय पत्र दिनांक के पश्चात वादनी ने प्रतिवादी राव की अनुमति लेकर रहने लगी, यह कहकर कि कुछ दिन उसे रहने दिया जाए, जैसे ही वह व्यवस्था हो जाएगी अन्यत्र चली जाएगी। ये किसकी जवाबदारी में है? मतलब हमारे। तो ये जवाबदारी में आपको कैसे मालूम चलेगा? ये उसने हमसे भी परमिशन ली ना माय लॉर्ड। 84 में जब हमने परचेस किया, यही हम बोल रहे हैं माय लॉर्ड। आपने परचेस सेल डीड से किया है? सेल डीड से किया है। कहाँ सेल डीड बताइए? एग्जिबिट ये है माय लॉर्ड, सेल डीड एग्जिबिट मार्किंग इसकी है। एग्जिबिट D1 माय लॉर्ड। और उसके बाद रीड पुस्तिका D2। हाँ। ये P लिखा हुआ है डिपोजिशन में, वो D होगा माय लॉर्ड मेरे ख्याल। हाँ जी। When you purchase this property? 84 15/10/1984 में। हाँ। ये रजिस्टर्ड सेल डीड है माय लॉर्ड, रजिस्ट्रार। What was the valuation of the property? 4,000 रुपीज। 4,000. माय लॉर्ड। And according to him, he has purchased the property at the rate of 75 rupees. Yes my lord. In the year 1965. My lord. The valuation is less than 100, therefore no registered sale deed is required. Yes my lord. Now tell us, this land has also been acquired under the वादनी मध्य प्रदेश वास आवास अधिनियम के तहत पट्टे के आधार पर वाद भूमि का स्वत्व प्राप्त कर लिया है। My lord. ये कैसे हुआ? ये इन्होंने सिविल सूट फाइल करने के बाद एसडीएम के यहाँ से ये एग्जिबिट P1 जो है वो इशू करा लिया, और अपने क्रॉस में ये एडमिट कर रही है कि ये सिविल सूट फाइल करने के बाद मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, whether you have challenged that? मतलब in WS I have to challenge. No, but no counter has been. No counter claim has been preferred. My lord, इस पे हमने लिया है एडिशनल बिल्डिंग लिए कि अलॉटमेंट ऑफ पट्टा इज इलीगल। मतलब अगर ये पट्टे पे जाएंगे तो मतलब पट्टे का तो फिर सिविल सूट ही बार्ड है, सिविल सूट आ ही नहीं सकता पट्टे में तो। नो, ही हैज आल्सो क्लेम दैट ही हैज एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ द
पट्टा, my lord, my lord. and you are interfering. This is his case. मतलब यही मेरा कहना है, ये तो अपना ही पैर पे कुल्हाड़ी इन्होंने मार लिया। एक तरफ ये बोलते हैं आई एम टाइटल होल्डर, आई एम परचेजर, दिस इज द प्राइवेट लैंड, एंड अदर साइड बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट लैंड है, इससे हमने पट्टा लिया। हाँ। तो इनका दोनों में से कौन सा स्टैंड है, पहले तो ये क्लियर कर दे। नहीं, ये इनको क्या क्लियर करना है, ये तो आप अपना, क्योंकि नहीं, ट्रायल कोर्ट ट्रायल कोर्ट ने इशू को भी डिसाइड किया है, माय लॉर्ड, है ना। क्या वाद भूमि के संबंध में विक्रेता के आपकी सेल डीड को उन्होंने शून्य डिक्लेयर कर दिया। माय लॉर्ड, दी उन्होंने इसलिए क्योंकि ये 75 को प्रूफ माना उन्होंने, ठीक है ना, इसलिए 84 भाई, को, हाँ कुछ तो किया जज ने, जी, है वही ना? तो हमारा चैलेंज है कि वो गलत है। हाँ, जी, ये वाद भूमि के संबंध में क्रेता के गोविंदराव अदालत से क्रेता अब्दुल रहमान के पक्ष में किया गया निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 13/10/84 अकृत्य एवं शून्य है, और उन्होंने शून्य भी डिक्लेयर कर दिया, है ना। माय लॉर्ड, और उसके बाद सारे इश्यूज उसने आपके अगेंस्ट किया। फिर फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने, बाकी के बीच में जो रिमांड हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माय लॉर्ड, विथ ए सर्टेन डायरेक्शन दे हैव नाउ टेल अस कि हाउ दिस फाइंडिंग्स particularly the issue on issue number 2 and 3, or with regard to issue number 1 and 1 to 3, they are the vital issues to be considered. Now tell us how these findings are perverse and contrary to the record. माय लॉर्ड, इशू नंबर 1 इज क्या वादिनी तहसील जगदलपुर के ग्राम राजपुर पारा बेड़ागुड़ा पे स्थित खसरा नंबर 362 की 0.15 एकड़ वाद भूमि का स्वामित्व के कामराज से 75 रुपये मौखिक विक्रय के आधार पर है। हाँ, क्या वाद भूमि के संबंध में विक्रेता के गोविंद राव द्वारा क्रेता अब्दुल रहमान के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 15/10/84 अकृत एवं शून्य, ये डिपेंड करेगा इशू नंबर 1 पे माय लॉर्ड, जो 2 है। फिर क्या वादिनी मध्य प्रदेश वास स्थान दखल अधिनियम में भूमि स्वामी अधिकारता प्रदान किया जाना न्याय अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त पट्टे के आधार पर वाद भूमि पर स्वत्व प्राप्त कर लिया। हाँ, आपने काउंटर क्लेम के थ्रू इसको क्यों नहीं, मैंने हमने WS में लिया है ग्राउंड में, नहीं लिया है, WSC काउंटर क्लेम में आपने ये थोड़ी मांगा है कि दी पट्टा विच हैज बीन अलॉटेड टू सो एंड सो बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वाइट। मेलॉट ये हमने या लिया, पट्टा अगर किसी ने भी अलॉट किया था, मान लीजिए हमने अमेंडमेंट में लिया है। हाँ। जो आदेश प्राप्त किया गया है वह एक पक्षी प्राप्त किया गया जिसकी जानकारी प्रतिवादी को सर्वप्रथम 10/3/95 को हुई, जो अवैध है, शून्य है और नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है, उसे शून्य घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। पर इट्स नॉट ए काउंटर क्लेम ना, मतलब इट्स नॉट ए काउंटर क्लेम। अगर काउंटर क्लेम 8A की तरफ से आप कर दिए होते तो बात थी। दूसरा क्या ये पट्टा जिसने भी कलेक्टर ने अलॉट किया ना, SDM ऑन बिहाफ ऑफ कलेक्टर, माय लॉर्ड, है ना। नाउ दी अपील, इसकी आपने अपील की क्या कहीं गवर्नमेंट के पास? सिविल सूट ही तो ऑलरेडी, नहीं, पट्टा अगर आप बोलते हो कि सिविल सूट का बार है जी, तो आपने भी तो नल एंड वाइट डिक्लेयर नहीं करा है ना। दिस इज द होल डिफिकल्टी, माय लॉर्ड, यही तो प्रॉब्लम आ रहा है आपके लिए। माय लॉर्ड, लेकिन जो फाइंडिंग है, दोनों तरह की फाइंडिंग कैसे हो सकती है माय लॉर्ड? फाइंडिंग को छोड़िए, आप पहले तो ये बताइए इस अधिकारिता को आप कैसे, कहाँ चैलेंज करते हैं जो आपने नहीं किया है। आप देखिए ना, ट्रायल कोर्ट के सामने क्या प्रॉब्लम था कि हाँ भाई ये अलॉटेड पट्टा है, ये कहीं से नल एंड वाइट डिक्लेयर नहीं हुआ है, या ये सब चीजों का मतलब, लेकिन इस चीज को भी तो कोर्ट को देखना है। अगर डिक्लेयर कर रही है, डिक्लेरेशन है माय लॉर्ड, कोर्ट टाइटल कोर्ट इस डिक्लेरेशन में नहीं किया है। देखिए उनकी ये नहीं कि वादनी नहीं, इसने ये वादनी का जो है इसके ऊपर इश्यूज बना है ऑन द प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टीज, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्लेड ही हैज क्लेम्ड फॉर, व्हाट वाज ऑन व्हिच ग्राउंड द प्लेंटिफ हैज क्लेम्ड फॉर द रिलीफ, प्लीज टेल अस। सर इसलिए छोटा सा ये था, दो चीजें थी सर, क्योंकि ये 100 रुपए से कम की जाए थी, इसके लिए पंजीकृत होना जरूरी नहीं था। इसमें मौखिक ये हुआ था सर, तो अपन कैसे उसको प्रूफ करते, या कुछ ना कुछ हमको एक कागज तो चाहिए था। अपने जो राजस्व अभिलेख है उसमें अपना नाम सुधार हो गया था। कब हुआ आपका नाम कब रिकॉर्ड में चला? ये सर देखना पड़ेगा, स्पेसिफिक नहीं आया सर, लेकिन 1994 के बाद का दिखा रहा है। क्योंकि पट्टा को भी तो आप
पट्टा को भी इलीगलिटी आपने क्लेम किया होता तो हमको एक ग्राउंड मिल जाता ना। लेकिन माय लॉर्ड सबसे कोर्ट ने जो डिक्री दी इशू नंबर 1 की जो फाइंडिंग दी है वो पॉसिबल कैसे है माय लॉर्ड? क्यों नहीं? इसलिए नहीं है, वो आदमी खुद बोलती है 15-16 साल की थी क्या जब होता? परचेस हुआ, कर ही नहीं सकती भाई। सर जब 5 साल This का जब गोविंद राम बोलते भाई हैं भाई गोविंद राम के पिताजी ने अगर प्रॉपर्टी को बेचा है जी। सो आपको पास हिंदू एंड वार्ड एक्ट की तो आपने प्ली नहीं ली है कि लिया सेक्शन कि ये माइनर था वो कर नहीं सकता था। ये है ना माय लॉर्ड, ये तो इशू है इसमें। ना कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा आपने? चैलेंज ही नहीं किए हैं सर। 18 साल के होने के 3 साल के अंदर इनको चैलेंज करना था, इन्होंने कहीं हाँ, चैलेंज नहीं किया। एक मिनट पहला चीज मुझे नहीं चैलेंज करना था, गोविंद राम को चैलेंज करना था। दूसरा गोविंद राम माय लॉर्ड, गोविंद राम नहीं आया ना, गोविंद राम जब ये प्लेंट ला रहे हैं आप फंस गए हो मिस्टर। मतलब ये प्लेंटिफ है, हम प्लेंटिफ नहीं है। हाँ प्लेंट ये ला रहे हैं टाइटिल का। हाँ, तो हाँ। पहला पक्षकार कौन था? गोविंद राम, जो ओरिजिनल लैंडलॉर्ड था, उसको पार्टी नहीं बनाया बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, बिल्कुल। ये आपसे ज्यादा शार्प निकल गए, शार्प शूटर निकल गई है। दूसरा माय लॉर्ड, जो WS में हमने लिया है माय लॉर्ड, और ये क्रॉस हमने खुद एडमिट कर रही है कि वो 15-16 साल की थी अरे बिल्कुल ठीक है भाई। माय लॉर्ड। कहीं वो है कि आप एकदम कि आप एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते भाई। कहाँ लिखा है बताओ? कॉन्टेक्ट सेक्शन किताब तो आप लोग लाते ही नहीं हो ना। नहीं हमारे नहीं रखती किताब कहीं वहाँ, आप लोगों को अपनी किताब लाना चाहिए। वी डोंट हैव टू प्रोवाइड द बुक्स, द बुक्स हैज टू बी ब्रिंग आउट बाय द लॉयर्स। ठीक। लॉर्ड सेक्शन 11 माय लॉर्ड, क्या? who are competent to contract? हाँ Every person is competent to contract who is the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from the contracting by any law to which he is subject. फिर My lord. कौन से लॉ में प्रोहिबिशन है? Section 11 my lord. क्या नहीं, विच लॉ में उसको प्रोहिबिशन होगा? माइनर कहाँ आएगा? माइनर मेजॉरिटी लिखा है ना my कहाँ lord. कहाँ बताइए। सेक्शन 11 मेजॉरिटी, और ये एडमिट कर रही माय लॉर्ड अपने क्रॉस में कि मैं 15-16 साल की थी जब ये शुरू में ही पैरा 1 में ही है। ठीक है ना? उस वक्त मेरी उम्र 15-16 साल थी। बिल्कुल ठीक बात और है। क्रॉस में भी बोलती है जिस समय मैंने कामराज सोनी से जमीन खरीदी उस समय मैं छोटी थी, 15-16 साल की थी और मुझे नहीं मालूम राजस्व अभिलेखों में भूमि किसके नाम पर थी। स्वतः कहती कि मैंने कामराज सोनी से जमीन नहीं खरीदी, जमीन सोनी से जमीन नहीं खरीदी। 75 रुपए में जो भूमि मैंने कामराज से खरीदी थी उसकी लिखा पढ़ी हुई थी। अब वो कोई लिखा पढ़ी भी पेश नहीं है। तो ये खुद एडमिट कर रही कि 15-16 साल की ठीक है ना? तो कहाँ पे आप ये तो बताओ हमको कि एकदम प्रोहिबिटेड है कि नहीं कर सकता? सेक्शन 11 माय लॉर्ड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। शो मी दी लॉ, लॉ बताइए।
बताइए ना, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए भाई। सेक्शन 11 itself नो नो प्लीज विद कम विद द लॉ जजमेंट ऑफ द यानी सुप्रीम कोर्ट कॉन्ट्रैक्टेड में थोड़ा बताइए तो सही, इनलाइटन कीजिए। नेक्स्ट वीक माय लॉर्ड आई विल। क्या आर्ग्यू करते हैं भाई आप, ये समझ लीजिए अगर आपको एडमिशन में 1 मिनट लगेगा हमारे यहाँ, अगर आप 1 मिनट में हमको समझा दो तो माय लॉर्ड हम 1 मिनट से दूसरा मिनट नहीं लगाते समझने में, आप लोग तो समझा ही नहीं पाते हमको। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और था, इनका हमारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हाँ इनसे और इनका हमारे साथ और हमारा इनके साथ कोई नहीं है। हाँ भाई जो भी अगर मान लो हम हमने वाद लाया था तो क्योंकि ये इंटरफेयर कर रहे थे इसलिए वाद लाया। हाँ दूसरी चीज जब ये अपील में आया सर तो उनको पार्टी बनानी थी। अपील में हम कैसे पार्टी बनाएंगे? फर्स्ट अपील में बना सकते थे। और फर्स्ट अरे अपील ट्रायल में कोर्ट में पार्टी हाँ बनाना मिस्टर आपने ये ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया अपने WS में। भाई जमीन उन्होंने उनसे खरीदी, हमसे तो नहीं खरीदी। आपने आपने तो WS में, बल्कि आपको अपने ऑब्जेक्शन लेना था कि साहब नॉन जेंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी। मतलब हमने ये लिया है कि जिससे इन्होंने परचेस किया वो खुद माइनर था। अरे वो से हो उससे हमने सकता, परचेस अरे वो किया सब है। ठीक है, हम आपके किसी बात से असहमत नहीं My है, lord। लेकिन आपने ये क्यों नहीं ऑब्जेक्शन लिया कि ये मेन ये हाँ। सर वही पार्टी में नहीं है। आज वो गोविंद राज मानव आता, वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरे पिताजी ने एग्रीमेंट किया है, तब क्या होता? आप तो उस आदमी को जानबूझ के नहीं लाना चाहते हो। जो मेन जिससे डिस्प्यूट है, जो ये विवाद का जड़ है उसको पैदा तो आप कर रहे दोनों लाना नहीं चाहते, ये तो जानबूझ के नहीं लाएंगे। पर यू आर डिफेंडिंग योर मैटर, देन यू शुड कम फॉरवर्ड विद मूविंग एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन बिफोर द ट्रायल कोर्ट। भाई इनकी क्या अधिकारिता बनती है जब तक कि सामने वाली पार्टी नहीं खड़ी होगी। अब भाई मान लीजिए मैं माइनर हूँ, मेजर हूँ, कुछ भी हूँ, जी मैं इनको फोकट में दे दिया, ठीक है? नहीं, लेने वाला भी ले नहीं सकता। नहीं, कहाँ आपको क्या तकलीफ है भाई? भाई मैं अगर जीरो देने वाला हूँ, जी। अगर मैं बाद में ये स्टैंड लेता कि साहब ये मेरे को फंसा दिया गया, प्रेजुडिस कर दिया गया, वो कंफ्यूज कर दिया गया, तब आपकी बातों को थोड़ी सी तवज्जो मिलती। लेकिन आपको पता भाई, आप इस चीज को समझिए पहले। 3 टाइम्स रिमांड बैक होके जाने के बाद भी वही ऑर्डर आया सर। हाँ, इनको कहने की अपील व्हाई द मैटर वाज रिमांडेड बैक? एक्स पार्टी ऑर्डर था। आप नीचे एक्स पार्टी थे? नहीं, ये क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई थी। हाँ और इनके कोई लीगल एयर्स नहीं थे। हाँ, तो उसलिए वो कोर्ट ने अभी कौन है ये जो है? ये अपने आप को लीगल एयर्स बता रहे हैं माय लॉर्ड। नहीं, आपकी तरफ के? ये तो वाइफ है अच्छा, अब्दुल रहमान की। लेकिन आप ये तो बताओ कि आपकी लोगों स्टैंडीज कैसी बनती? हम आप रजिस्टर्ड अरे आप अपने सेल डेट को डिक्लेयर करा लेते कि ना कि लीगल एंड वैलिड है। वो कोर्ट, ये तो चैलेंज था, सब्जेक्ट मैटर था माय लॉर्ड। ये जो डिक्लेरेशन था इनका कि ये सेल डेट को नल एंड वाइड डिक्लेयर किया, नल एंड वाइड डिक्लेयर किए। My lord। पर आपने ये कहीं पार्टी बनाने का इनको क्यों नहीं आवेदन मूव किया? ये तो बड़े शार्प निकल गए, आपको 3 जगह टॉस दे दिया उन्होंने और आप फंसते गए। आपको पहले स्टैंड में लेना था कि नहीं नहीं इसको पार्टी बनाओ भाई, इसने पार्टी नहीं बनाया है इसलिए ये सूट मेंटेनेबल नहीं है। दैट शुड बी योर फर्स्ट स्टैंड। पूरी कहानी आप उनके तरफ, गोविंद राज की तरफ से पैरवी कर रहे हो, जी। जबकि गोविंद राज की खुद नहीं चाहता कि मैं पैरवी में आऊं, या कहीं भी उपस्थित भी नहीं हुआ है ना, इन लोगों ने इसमें लाया ना। भाई वो तो बेच दिया, वो तो बाहर हो गया। बस इसीलिए तो अब क्या मालूम जी 4000 रुपये दिया कि नहीं दिया उसको? नहीं, ये तो रजिस्टर्ड सेल डीड है। अरे वो सब पता है, जगदलपुर में क्या नहीं होता है। कैसे होगा ये बताइए। Why the High Court has remanded the matter? एक्स पार्टी ऑर्डर था माय लॉर्ड। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट में जी, इसलिए उसको फ्रेश कंसिडरेशन। और नॉट ऑन एनी मेरिट? नाउ ऑन द मेरिट्स। नॉट नहीं, एक भी मेरिट पे कुछ नहीं ऑर्डर किया। मेरिट पे ही था। नहीं मतलब मेरिट हाई कोर्ट का मेरिट पे नहीं। दे हैव नॉट टच द मेरिट ऑफ द केस एंड द फर्स्ट अपीलेट कोर्ट व्हेन इसके जजमेंट का पैरा नंबर 13 यस पढ़ूं सर? यस। अपीलार्थी प्रतिवादीगण के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रमाणित किया जा सके गोविंद राव को वादनी को किए गए मौखिक विक्रय पर आपत्ति थी।
उसने स्वयं के बालिग होने के सन 1965 से 5 वर्ष की उम्र से 1978 में बालिग होने के पश्चात 3 वर्ष के अंदर जो कि वाद भूमि पर वादनी का कब्जा बना हुआ था कोई आपत्ति प्रस्तुत कर दावा पेश किया हो, अतः उपरोक्त आधार पर अपीलार्थी गण द्वारा किए गए तर्क सारहीन प्रतीत होते हैं, जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं पहुंचता है। जहां तक वादनी के द्वारा स्वत्व हेतु विभिन्न आधार लिए जाने का तर्क प्रश्न है, प्रकरण में प्रस्तुत वाद प्रश्न एवं वादपत्र एवं दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से यह न्यायालय पाता है कि वादनी द्वारा स्वत्व हेतु वैकल्पिक आधार लिए गए थे, अतः उस बिंदु पर भी अपीलार्थी गण द्वारा तर्क सारहीन है। And my lord, there is counter claim, my lord. कहाँ है my lord. कहाँ बताइए, WS का my lord. बताइए। WS का पेज नंबर 3 देखेंगे my lord. Yes. That's why I was asking you to go My through lord. with your WS properly. My lord. क्या लिखा है काउंटर क्लेम में? My lord, अतः माननीय न्यायालय से अनुमति है कि निम्नलिखित अनुतोष प्रतिवादी क्रमांक 1 को दिलाया जाए। वादनी का वाद स्वयं निरस्त किया जावे। प्रतिवादी क्रमांक 1 के वाद भूमि ने स्वत्व की घोषणा कर कब्जा दिलाया जावे। अन्य नितोष प्रतिदावा का व्यय दिलाया जावे। अन्य नितोष जो न्यायालय उचित समझे और अमेंडमेंट के थ्रू जो हमने एक प्ली लिया भाई लॉर्ड कि वो ऐसे जो पट्टा है उसको अवैध घोषित किया जावे। Yes. ये है माय लॉर्ड। Then why you are not able to argue this case? माय लॉर्ड, Counter claim is there. Please go through each and every paper in Well, the house. Then now tell me. सर इसमें मेरे को जजमेंट और इसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। Or it will admit the appeal. माय Whether the trial court has decided the counter claims, लॉर्ड, where it is there? ये इशू नंबर 8 माय लॉर्ड। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के दौरान व्यक्त किया कि वाद भूमि पर प्रतिवादी का नाम विक्रय पत्र के निष्पादन पश्चात दर्ज है। इस संबंध में प्रतिवादी ने P2 P3 क्रमशः पंचसाला किस्तबंदी खतौनी पेश किया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र अवैध व शून्य होना प्रमाणित हुआ है, क्योंकि पहले ही उसको अवैध इशू नंबर 1 में अवैध घोषित कर दिए थे। तो इसको आगे इन्होंने फिर हमारा सूट इस बेस पे खारिज कर दिया। Yes. All right. You come prepare. Now tell us कि इसमें लिखना whether the substantial question of law involved in this case, whether the London trial court was justified in rejecting the counter claim.